ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो उसमें कौन कौन से इवेंट्स है या उसी इवेंट्स के हिसाब से हमको सीक्वेंस में पढ़ना होगा। तो जब हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो हर एक चीज ट्रैक रहती है और हमें याद भी रहती है, क्योंकि ये जरूरी है। अगर हम सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कब क्या हुआ। तो सबसे पहले मैंने बता दिया था आपको पॉइंट जो था, एक नंबर पे बता दिया था मैंने कि क्या होने वाला है। एक नंबर में बता दिया था मैंने कि सबसे पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात थी, गैमीट तो बन गए लेकिन गैमीट का ट्रांसफर होगा, तो जिसको हम लोग बोलते थे इंसेमिनेशन। ये मैंने बताया था। और नंबर 3, जब इंसेमिनेशन होगा तो ये गैमीट क्या होंगे, फ्यूज होंगे, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा तो आपको पता है कि क्या बनता है, जाइगोट बनता है, लीड्स टू जाइगोट। फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जब इसके बाद क्या होगा, जो 9 मंथ का पीरियड होता है, डेवलप होता है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेके पूरा फुल फिटस जो डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो चौथा यहाँ पे क्या होगा, जेस्टेशन पीरियड। तो ये एक 4 पॉइंट हो जाएगा जेस्टेशन पीरियड ह्यूमन के लिए। हालांकि कुछ एनिमल्स का भी अलग अलग हमसे पूछा जाता है, उनका मैं बता दूंगा, एलिफेंट का कितना होता है या डॉग वगैरह का। ह्यूमन का तो आपको पता है 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है। और जब ये जेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाएगा तो लास्ट स्टेप आएगा डिलीवरी ऑफ द बेबी, और जिसको हम बोलते हैं पर्ट्यूरेशन। पर्च्यूरेशन, तो ये क्या है, डिलीवरी ऑफ द बेबी है। तो ध्यान रखना है हमको कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ना है। एक तो हमको पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, दूसरा हमको पढ़ना है गैमीट बन गए फिर उनका ट्रांसफर होगा मेल से फीमेल में, हम उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। और फिर गैमीट का फ्यूजन होगा, गैमीट वजाइना के थ्रू जाता हुआ आपको पता है फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, वहां पे मेल गैमीट होगा, फ्यूजन होगा। ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और फिर इसके बाद 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होगा ह्यूमन के केस में। और 9 मंथ बाद जब ये फुल टर्म फिटस बन जाएगा तो उसका डिलीवरी होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्ट्यूरेशन। तो ये यहाँ पे 5 स्टेप्स है, इन्हीं को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है। ठीक है। तो आपको पता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं हम लोग कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और किन किन क्या क्या चीजें होती हैं वहां पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हम लोग उसकी बात करते हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे पहले तो इसकी लोकेशन क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया कहाँ जाता है, तो हम लोग लोकेशन की बात करते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो लोकेशन होती है, आपको पता है हमारे में पेक्टोरल और पेल्विक रीजन दो होते हैं। पेक्टोरल गर्डल जो हमारा शोल्डर वाला होता है और पेल्विक जो हमारा हिप वाला होता है। तो ये पेल्विक रीजन में पाया जाता है। तो हम लोगों से पूछा जाएगा भाई इसकी कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो हम लोग आंसर देंगे कहाँ पे, पेल्विक रीजन में आता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लोकेशन जो इसकी होगी वो होगी पेल्विक रीजन। तो एक बात तो हमारी ये हो गई कि अगर कोई पूछता है कहाँ पाया जाता है तो हम बोलते हैं पेल्विक रीजन में
पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते क्या हैं। तो इट इंक्लूड्स, और आपको पता है कि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, और छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है लेकिन उनको डिस्क्राइब नहीं किया था। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्राइब करके पढ़ना है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे पता है कि आपको टेस्टिस होगा, टेस्टिस होंगे, 1 पेयर होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 पेयर। तो 1 पेयर टेस्टिस होंगे। फिर इसके बाद क्या होंगे, उनके साथ जो एसएसटी आपके डक्ट ग्लैंड जो होते हैं उनको भी होंगे, और एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स, और साथ में एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जेनेटिलिया। ये सारी चीजें भी हमें पढ़ने होंगे। हमें टेस्टिस के बारे में पढ़ना होगा और हमें डक्ट के बारे में पढ़ना होगा। तो हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, एसेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो जो चीजें आपके सामने आती जा रही हैं ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। जिस तरीके से यहाँ लिख रहे हैं उस तरीके से आप लिख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट जो भी लेना हो ले लेंगे। ठीक है, तो एक तो बात हो गई। अब बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स या एसेसरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं, चाहे मेल का केस हो चाहे फीमेल का केस हो, जो गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेल के केस में तो टेस्टिस है, आपको पता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, और फीमेल केस में ओवरी होते हैं जो ओवा का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो गैमीट बनाएंगे उनको मेन बोलेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, तो आपको पता है मेल के केस में, चूंकि हम मेल पढ़ रहे हैं पहले, तो मेल के केस में क्या होगा, टेस्टिस होंगे, और टेस्टिस मैंने बताया कि क्या होते हैं, 1 पेयर होते हैं। ठीक है ना, और फीमेल में पता है आपको क्या होंगे, ओवरीज होंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इनका काम क्या है, गैमीट का फॉर्मेशन। प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। लेकिन ये सिर्फ गैमीट नहीं बनाते हैं, ये क्या करते हैं, इसके साथ साथ ये सिक्रीशन भी करते हैं। तो ये सिर्फ गैमीट का नहीं करते हैं, दे आल्सो सिक्रीट्स सेक्स हार्मोन। तो ये सेक्स हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। बाकी ये आपको पता है गैमीट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो ये आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, ये दोनों काम है। ठीक ना, इसके बाद कुछ हार्मोन्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि, क्योंकि जो गोनेड्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनकी मेंटेनेंस के लिए वो कौन से हार्मोन्स हैं, उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं गोनाडोट्रोपिन्स की। ध्यान रखिए, देखिए जितनी भी चीजें ये सब याद करने वाली बात है, इनको भूलना नहीं है। तो हम बात करते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। इनकी बात करते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स, इनका नाम है FSH और LH, आपने सुना होगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल है वहां पढ़ेंगे, वहां पे इनका क्या काम है, और
हार्मोन्स के कई जगह काम होते हैं, हमें एक लिस्ट बनानी होती है कि ताकि हम भूलेंगे ना रिवीजन के टाइम पे, तो हम मेन मेन चीजों को लिस्ट करके रखते हैं ताकि रिवीजन के टाइम पे आसानी हो। तो ये क्या होते हैं, ये गोनेडोट्रोपिन है। और क्या होता है कि द ग्रोथ ऑफ गोनेड्स कॉमा उनका मेंटेनेंस ग्रोथ देयर मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, एंड फंक्शन आर regulated by gonadotropins। तो ये ध्यान रखिए। तो ये जो एफएसएच थे, ये क्या करते थे, जो एफएसएच थे, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो एफएसएच थे, इनका काम क्या है, ग्रोथ ऑफ गोनेड्स, उनका मेंटेनेंस, फंक्शन, जो भी है, ये जो हार्मोन्स थे जिनको हम लोग गोनाडोट्रोपिन्स बोल रहे थे, इनके थ्रू रेगुलेट होते हैं। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि कौन सा हार्मोन क्या काम कर रहा था, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो गोनाडोट्रोपिन के नाम पता चल गए, इनके क्या काम है हमें ये भी पता चल गया कि कौन रेगुलेट क्या कर रहा था। ठीक है, ये तो हो गया कि तो ये आए कहाँ से, ये भी बात पूछे भाई, ये दो हार्मोन्स के नाम है, तो क्या ये टेस्टिस से आए थे या कहाँ से आए थे, ठीक है ना। तो ये जो आते हैं, ये जो हार्मोन जिनके नाम बताए, ये सिक्रीट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पिट्यूटरी के पता है, ग्लैंड के आपने 11th के लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना। तो जो कहाँ से आए, ये जो हार्मोन थे, ये कहाँ से आए, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये आपके जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन थे, ये आए थे एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ध्यान रखिएगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से आए थे और क्या कर रहे थे, ग्रोथ, फंक्शन, जो मेंटेनेंस है गोनैड्स का, वो ये काम कर रहे थे। ठीक है, तो ध्यान का ये याद रखने वाली बात है और आप इसको याद रखिए। एक तो बात ये हो गई, ठीक है। और ये तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की हम लोग बात कर रहे थे, इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो भी पूछे जा सकते हैं कि भाई सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में भी पूछा जाता है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या थे, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है, ठीक है, ये इनको हम लोग अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कैटेगरी में रखते हैं और ये इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। गैमिट्स नहीं बनाते लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन। सारे फंक्शंस आगे हम लोग एक एक जब पढ़ते जाएंगे, सारी चीजें सामने आती जाएंगी, तो आप उनको उस टाइम पे ध्यान रखें कि मैंने क्या बात बोली थी। तो ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो क्या नाम है इन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के, नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो मैं बता दूं आपको। प्रोस्टेट, ठीक है, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स, इसके अलावा वास डिफरेंस,
ठीक है, पेनिस, ठीक है। ये मेल की बात कर रहे थे इसलिए मैंने मेल वाले यहाँ पे बताए। जब फीमेल की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग फीमेल की बात करेंगे। तो जो सेकेंडरी की बात हो रही थी वो यहाँ पे सेकेंडरी वाले जो सामने आप देख रहे हैं लिस्ट बनी हुई है वो लिखे हुए हैं, और जिसमें से प्रोस्टेट है, सेमिनल वेसिकल है, वस डिफरेंस है, पेनिस है, ये आपके सेकेंडरी हैं और ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और लेकिन ये गैमीट नहीं बनाते हैं, इसलिए इनको प्राइमरी नहीं, इनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि हमको जो पूछ रहे थे कि हम चूंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे हैं और हमको ये पूछ रहे थे कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मैंने बताया कि प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, तो हमें प्राइमरी के बारे में पता चल गया। और प्राइमरी जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे उनका काम गैमीट बनाना तो था ही, साथ में क्या था, हार्मोन का सिक्रीट करना भी था, यानी कि वो हार्मोन का सिक्रीशन भी करते थे गैमीट बनाने के साथ साथ। और जो सेकेंडरी जो ऑर्गन थे वो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आगे हम उनके फंक्शंस देखते रहेंगे जो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं वहां पे। और उनके क्या नाम थे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के, उनको भी मैंने यहाँ पे बता दिया। तो इतनी बात याद रखिए। तो ये तो बात हो गई। तो हम सबसे पहले हमने बात करी थी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कि टेस्टिस है, तो हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं और 12th में शॉर्ट नोट्स भी आ जाता है, और बाकी आपका मालूम है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मेन वाले ऑर्गन, उसमें जो प्राइमरी था, और टेस्टिस। तो टेस्टिस की बात करते हैं। हमने बोला कि टेस्टिस क्या होते हैं, कि मेन है, गैमीट बनाएंगे और वन पेयर होते हैं। कितने होते हैं, तो वन पेयर होते हैं। हमें पता करना कहाँ पे ये सारी चीजें, तो कहाँ होंगे, एक तो पता है ये बॉडी के बाहर होते हैं, यानी कि हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है, देखिए जो हमारा जो बॉडी का जो ये हमारा पेट और पेट के ऊपर वाली जो हिस्सा होता है, चेस्ट और ये सब हिस्सा होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे लंग्स रहते हैं, ठीक है, हार्ट रहता है, वो आपका थोरेसिक कैविटी होता है, और जो आपका एलिमेंट्री कैनाल वगैरह ये सब होता है, स्टोमक वाला, ये आपका जो होता है ये एब्डोमिनल कैविटी होता है। इन दोनों को पार्टिसिपेट बीच में पार्टीशन करने का जो काम है वो डायफ्राम का काम है। तो डायफ्राम के जो नीचे वाला हिस्सा है वो एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। तो टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के साइड में होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, लेकिन अंदर नहीं होते, बाहर होते हैं, स्क्रोटम सैक में। तो हम एक टर्म यूज करते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। तो जो टेस्टिस होंगे आपके वो कहाँ होंगे, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। एक तो बात हो गई कि टेस्टिस जो होंगे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होंगे, लेकिन कहाँ होंगे, एक पाउच में होंगे, इन स्क्रोटम। कहाँ पे होंगे, स्क्रोटम में होंगे। ध्यान रखना है, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। तो आउटसाइड होंगे, स्क्रोटम में होंगे, स्क्रोटम सैक भी बोलते हैं, वहां पे होंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बॉडी के बाहर क्यों है, बॉडी के अंदर क्यों नहीं है, तो वो चीज मैं बता दूंगा। तो स्क्रोटम में बाहर होंगे, और इसलिए होते हैं कि देखिए हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो करीब 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और गैमिटोजेनेसिस के लिए यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर है वो 2 से 2.5 डिग्री बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए। अगर भाई 37 है तो 35 34.5 के आसपास का टेम्परेचर चाहिए गैमिटोजेनेसिस के लिए। तो अगर टेस्टिस ज्यादा टेम्परेचर में रहेंगे तो गैमिटोजेनेसिस सही से नहीं हो पाएगा, और जो स्पर्म का जो काउंट है वो कम हो जाएगा। और आपको पता है जब ओलाइगोस्पर्मिया यानी कि कम स्पर्म की कंडीशन आ जाती है तो फिर स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है। तो ये एक फिनोमेना है जो डेवलपमेंट हुआ, जो एवोल्यूशन हुआ, उस टाइम पे ये चीजें डेवलप हुई। और जो स्क्रोटम सैक, ऐसा नहीं हर एक एनिमल में ऐसा हो, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें स्क्रोटम सैक
बॉडी के अंदर भी रहता है, लेकिन हम ह्यूमन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और बहुत सारे और भी मैमल्स होते हैं जिसमें ये टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम सैक में होता है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। इसीलिए हम टर्म यूज करते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ध्यान रखिएगा। तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब ये होता है कि एब्डोमिन के बाहर, लेकिन बाहर कहाँ, एक पाउच में, और उसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम या स्क्रोटम सैक बोलते हैं। तो ये क्या करता है, स्क्रोटम करेगा क्या, तो स्क्रोटम हेल्प करता है मेंटेनिंग लो टेम्परेचर। स्क्रोटम लो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, जो गैमेटोजेनेसिस के लिए सुटेबल नहीं है। तो लो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। और कितना लो, करीब 2 टू 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लो देन बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, इसलिए स्क्रोटम से इसमें मदद मिल जाती, क्योंकि अगर अंदर रहते टेस्टिस तो टेम्परेचर ज्यादा होता और परफेक्ट जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो नहीं हो पाती। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि उसको थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए, तो बॉडी के बाहर आना पड़ा, ठीक है। अब आपको पता है स्क्रोटम तो बाहर आ गया, लेकिन स्क्रोटम कनेक्टेड रहता है बॉडी के अंदर से, ठीक है। स्क्रोटम बाहर, टेस्टिस बाहर जरूर है, लेकिन वो अंदर से बॉडी से, आपके एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड है। तो वो किसके थ्रू कनेक्टेड है, कौन सी कैनाल है वहां पे, कौन सी वहां पे मसल्स होती है, उनके बारे में मैं बता देता हूँ। तो आपको ये तो पता चल गया कि लो टेम्परेचर जरूरी है। और अगर टेस्टिस बाहर नहीं आते तो क्या हो जाता, एक टर्म है क्रिप्टोर्किडिज्म। अगर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में नहीं आते तो ये एक डिसऑर्डर है जहां पे स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो परफेक्टली जितने नंबर में होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, डिफेक्टेड होता। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस टर्म को क्या बोलते हैं। क्रिप्टोर्किडिज्म एक टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है। ये क्या है, जब अगर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में डिसेंड नहीं होता है तो इस डिसऑर्डर या कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। तो ये कंडीशन हो जाएगी और जिससे क्या होगा, ये इससे स्टेरिलिटी हो जाती है, इट लीड्स टू स्टेरिलिटी। तो स्टेरिलिटी हो जाती, यानी कि जब स्टेरिलिटी का मतलब ये है कि जो प्रोजनी प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है, जो पावर है, वो रिड्यूस हो जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये स्टेरिलिटी कॉज करता है अगर क्रिप्टोर्किडिज्म हो जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब क्या है कि एक कैनाल का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो कि टेस्टिस का कनेक्शन एब्डोमेन से जिस पाथ, जो एक पाथ मिलता है वहां पे, जो मसल्स, नर्व, ब्लड वेसल्स एब्डोमेन से बाहर आई थी, टेस्टिस को कनेक्ट कर रही थी। भले ही टेस्टिस बाहर है लेकिन अंदर से कनेक्शन तो होगा। तो वो सारी चीजें कौन सी कैनाल के थ्रू आई, उस कैनाल का नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंग्यूनल कैनाल। इंग्यूनल कैनाल ये वो कैनाल है जिसके थ्रू ये कनेक्शन रहेगा टेस्टिस का एब्डोमेन कैविटी से, ठीक है ना। तो ये कनेक्शन है, ये क्या करेगा, तो ये किसके थ्रू स्क्रोटम कनेक्टेड रहेगा, एब्डोमेन के थ्रू, इंग्यूनल कैनाल के थ्रू कनेक्टेड रहेगा। तो कोई पूछेगा क्वेश्चन कि जो स्क्रोटम बाहर बॉडी के है, एब्डोमेन कैविटी के बाहर है, वो एब्डोमेन के में कनेक्शन बना रहा है, किसके थ्रू बना रहा है, कौन सी कैनाल है, उसका नाम है इंग्यूनल कैनाल, ठीक है। तो इंग्यूनल कैनाल के बारे में पता चल गया आपको। और यहाँ से ही जो ब्लड वेसल्स से नर्व हैं, जितनी भी कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं, सब यहाँ से ही होकर जाएंगी, क्यों, इसी कैनाल के थ्रू, ठीक है। तो एक बात ये हो गई। अब
एक मसल्स है, उन दो मसल्स के यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, फिर उनके बारे में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने दो मसल्स के नाम लिखे हुए हैं, क्रेमेस्टर मसल्स और डार्टोज मसल्स। तो ये जो क्रेमेस्टर मसल्स है ये क्या होते हैं, ये प्लस कनेक्टिव टिश्यू, क्रेमेस्टर मसल्स प्लस कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो मिलके बनाते हैं एक, मैं यहाँ पे ही लिख देता हूं ऊपर की साइड में, ये दोनों मिलके बनाते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बनाएंगे, स्पर्मेटिक कॉर्ड बनाएंगे। तो क्रेमेस्टर मसल्स प्लस कनेक्टिव टिश्यू मिलके बनाएंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड। और ये जो कॉर्ड होती है, ये जो इल्यूमिनल कैनाल है वहां से आते हुए, मतलब जो भी स्ट्रक्चर वहां से आ रहा है उनके चारों तरफ राउंडेड रहती है। एक तो बात ये हो गई। तो क्रेमिस्टर मसल्स का मतलब, क्रेमिस्टर मसल्स के बारे में हमको पता चल गया कि वो किसके साथ मिलके क्या बना रही थी, एक तो चीज ये पता चल गई। और दूसरा यहाँ पे जो डार्टस मसल्स है, ठीक है, तो क्रेमिस्टर मसल और डार्टस मिलके दोनों क्या करते हैं, जो टेस्टिस होता है उसकी पोजीशनिंग करते हैं कि जब बॉडी का जब टेस्टिस को टेम्परेचर ज्यादा चाहिए तो ये मसल्स क्या करते हैं, टेस्टिस को बॉडी की तरफ, जैसे जाड़े का मौसम है, अगर जाड़े का मौसम है तो बाहर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तब टेस्टिस को टेम्परेचर ज्यादा लो हो जाएगा, तो टेस्टिस क्या करेगा, ये मसल्स क्या करेंगे, टेस्टिस को बॉडी की तरफ क्या करेंगे, खींच लेंगे, तो वो टेम्परेचर मेंटेन होगा। जो गर्मी का सीजन होगा तो बॉडी से दूर कर देंगे। तो क्रेमेस्टर मसल्स और डार्टस मसल दोनों का क्या काम है, टेस्टिस की पोजीशनिंग करना। तो यहाँ पे हम अगर बात करते हैं इन दोनों की, या मैं अलग पेन से यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। क्रेमेस्टस और क्रेमेस्टर मसल और डार्टस मसल किस लिए क्या काम करेंगे, ये करेंगे जो पोजीशनिंग, टेस्टिस, तो ये दोनों क्या करेंगे, टेस्टिस की पोजीशनिंग करेंगे। मैंने बता दिया जाड़े का मौसम है, बाहर टेम्परेचर लो होगा तो टेस्टिस का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा, तो वो भी प्रॉब्लम है स्पर्मेटोजेनेसिस में, इसलिए क्या करेंगे, ये उसको बॉडी की तरफ कांटेक्ट कर लेंगे, खींच लेंगे। और गर्मी का मौसम है तो बॉडी से अवे कर देंगे। तो टूवर्ड्स और अवे ध्यान रखिएगा, जाड़े का मौसम है तो टूवर्ड्स बॉडी, और गर्मी का मौसम है अवे फ्रॉम द बॉडी, ये काम करेंगे। तो ठीक है ना। तो टेम्परेचर लो होगा तो क्या करेंगे, एबनॉर्मल कैविटी की तरफ या पेल्विक कैविटी की तरफ लेना है, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो दूर करना है। तो एक तो आपकी इतनी बात यहाँ पे हो गई, टेस्ट में जब हम पढ़ रहे थे तो क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। अब क्या देखना है हमको कि एक तो हमें मसल्स के बारे में पता चल गया, ये सारी चीजें हो गई, ये टेस्टिस के बारे में पता चल गया, ये सारी चीजें हो गई। कुछ हम शेप साइज वगैरह की बात कर लेते। देखिए हमें ये तो पता है कि टेस्टिस का जो नंबर होता है वो 1 पेयर होता है, ठीक है। लेकिन जो साइज वाइज की भी अगर बात करते हैं, कभी पूछ सकते हैं तो अडल्ट, देखिए जब भी हम कभी ह्यूमंस में, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े, चाहे हम वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े, चाहे वो हार्ट पढ़े, कुछ भी पढ़े, डाइजेस्टिव कुछ भी पढ़े, हम हमेशा अडल्ट की बात करते हैं, एक हेल्दी पर्सन की बात करते हैं, 70 केजी के हेल्दी पर्सन की बात करते हैं। हम यहाँ पे किसी बीमार के, किसी बच्चे की, उसकी बात नहीं करते हैं। तो जो एक कॉमन बात है वो हम एक अडल्ट पर्सन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ऑर्गन के साइज, शेप या किसी भी चीज के बारे में, हम एक अडल्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। जहां बच्चे का या किसी चीज का ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो अलग से किताब में देते हैं और उसको हम बता देंगे कि क्या आता है। लेकिन वैसे जनरली आप एक अडल्ट पर्सन की बॉडी को लेके, जो 70 केजी का हेल्दी पर्सन है, उसको लेके हम लोग
यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो अडल्ट में की बात करते हैं, अगर टेस्टिस की बात करते हैं तो जो शेप होगा, जो शेप होगा वो ओवल होता है। एक तो ये बात ध्यान रखना, शेप कैसा हो गया, ओवल शेप हो गया, ठीक है। और जो लेंथ की अगर बात करते हैं, लेंथ की अगर बात करते हैं तो 4 to 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर कहाँ पे, एमएम कहाँ पे, इंच कहाँ पे, ध्यान रखना है। जो लेंथ होगी वो 4 से 5 सेंटीमीटर होगी, और जो शेप था वो मैंने बता दिया ओवल था, और जो विड्थ है, जो विड्थ की बात कर रहे हैं वो 2 से 3 सेंटीमीटर की होगी। तो विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर, जो लेंथ आपकी दी है वो 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ मैंने लिख दी 2 से 3 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना। जो शेप था आपका वो ओवल शेप था। ये एडल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या चीज है, तो मैं उसका नाम लिख देता हूं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये क्या है पूछ सकते हैं भाई क्या है, इसलिए मैंने नाम पहले लिख दिया। तो ये ट्यूनिका जो एल्बुजिनिया है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है कि ये कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है, कोलेजन समझते हैं आप। तो ये एक कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू का एक टफ कैप्सूल होता है। कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू का टफ कैप्सूल होता है, और ये क्या करता है, बाहर से उसको टेस्टिस को कवर करके रखता है। ये बाहर से क्या करता है, टेस्टिस को कवर करके रखता है। तो ये भी आपको पता चल गया। कैप्सूल, ठीक है। तो ये बाहर से एक कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल होता है, ये कवर करता है आपका, जो टेस्टिस को कवर करता है, ठीक है ना। नाम क्या है उसका, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। उसका नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। इसने कवर कर लिया। तो नाम जो है, जितने भी इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, टर्म आ रहे हैं, उनको। हाँ राजन, क्या बोलना चाहते हो, बोलो। सर वो वाला समझ नहीं आया, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया वो कैप्सूल था, क्या बता रहे थे? तो ये बेटा ये बाद में पूछ लेना ना। ये देखो ट्यूनिका एल्बुजिनिया अब तुमने पूछ लिया तो मैं बता दूं। जो टेस्टिस था, टेस्टिस के बाहर समझ लीजिए कि हमने लैमिनेशन कर दिया, ठीक है, कवरिंग कर दी है। तो वो जो कवरिंग करी है वो कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। टिश्यू तो समझते हो तुम। टिश्यू तो समझ रहे हैं। तो कोलेजनस टिश्यू होता है जो ऊपर कवर बना रहा है, उसकी कवरिंग कर रहा है। जैसे आप किसी चीज में लैमिनेशन करा लेते हो, समझ लो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग कवरिंग लगी हुई है जो कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू की है, जिसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। तो जो डाउट है वो अपने बाद में पूछते रहना, कोई ऐसा नहीं है। पहले सुनो टर्म जो आ रहे हैं। देखिए जो टर्मिनोलॉजी है आप पहली बार पढ़ोगे तो उसमें, जब आपने पहली बार पढ़ा है तो जाहिर सी बात है उसको पहले एक बार तो समझना पड़ेगा कि हाँ ये भी कोई चीज हमारी बॉडी में पाई जाती है, ठीक है। कोई मैकेनिज्म आएगा उसमें, कुछ है उसमें पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया की बात आपको समझ में आ गई। ये क्या है कि ये जो टेस्टिस हैं, जिनको हमने बताया कि 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, विड्थ जो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, ओवल शेप के होते हैं, ठीक है ना। तो एक डेंस कवरिंग से कवर्ड रहते हैं, और ये आउटर जो कवरिंग होती है उस वो एक
कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और जिसको का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, अब अगर हम टेस्टिस के थोड़ा सा अंदर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, टेस्टिस के अंदर करीब 250 कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, तो उनको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। तो आपको मालूम है कि एक टेस्टिस का जो शेप होता है इस तरीके से, इसको किडनी मत समझ लेना, मैं टेस्टिस के बारे में बता रहा हूँ, किडनी मत समझ लेना। तो अंदर ही अंदर क्या होते हैं, ऐसे ये लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ये करीब 250 होते हैं। ये कितने होते हैं? 250 होते हैं। और इनका जो नाम है, इनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। तो ये 250 होते हैं। मैं 250 तो यहाँ पे नहीं बना सकता, ये कंपार्टमेंट्स हैं, टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं। इनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं और इनका जो नंबर होता है वो करीब 250 होता है। कितना होता है? 250 के आसपास होता है। ये भी ध्यान, ये पूछा गया है एग्जाम में पीछे किसी सालों में कि जो नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो 250 होते हैं। ठीक है ना। और इन्हीं के अंदर क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। तो यहां अंदर ही बहुत सारे, करीब 1 से 3 नंबर हो सकता है, हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जहां पे स्पर्म बनता है। और आपकी एनसीईआरटी में उसका पीएस भी दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं। हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। तो ये जो अंदर है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है जिसका नंबर 1 से 3 हो सकता है। ठीक है, तो कंपार्टमेंट 250 होंगे, हर कंपार्टमेंट में क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे जिनका नंबर 1 से 3 हो सकता है। 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं। ये आपको उसमें पूछा जाता है। तो हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स जो पूछेंगे कि जो ये टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है, लोब्यूल्स हैं, इनके अंदर जो होती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपका मैंने बता दिया कि उसको हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। कंपार्टमेंट का नाम टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है। कितने होते हैं? 250। ट्यूब्यूल कितने होते हैं? 1 से 3 हो सकते हैं। बात आ रही होगी समझ में। फिर अगर जब हम आगे चलते हैं कि 1 से 3 यहाँ पे हो गए, तो क्या हमने बोला कि सेमनीफेरल ट्यूब्यूल में क्या होता है? स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। यहां लिख देता हूं, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या बनेंगे? मैंने आपने पहले बता दिया था, वहां पे हमारे स्पर्म बनते हैं। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। क्या बनते हैं वहां पे? स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और नंबर मैंने आपको बता दिया कितने। देखिए, एक एक चीज ध्यान से देखिएगा, मैं हर एक पॉइंट को बता देता हूं। एक एक चीज जो पूछी जाती है बहुत सही तरीके सिंपल उसमें बताता चला जा रहा हूँ। बस अगर आप इतना ही याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं कहीं छूटना। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप बहुत आराम से कर लोगे, सब्जेक्टिव तो हो ही जाना है, बस आपको लिखना आना चाहिए। तो मैं एक एक चीज को बिल्कुल सीक्वेंस बताता जा रहा हूँ, बस आप उसको ध्यान से सुनिए, फिर एक बार अपने से रिविजन करिएगा। अभी जो नहीं समझ में आता तो वो डाउट पूछ लेंगे बाद में, और उसके बाद रिवीजन करिए। जिस दिन जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उस दिन उस चैप्टर को पढ़िए। पढ़ने के बाद अगले दिन अगर आपके डाउट बन रहे हैं तो उसको जरूर, जब भी नेक्स्ट क्लास होती है तो उसमें अपना डाउट को क्लियर कर लें। डाउट पेंडिंग नहीं रखें, डाउट पेंडिंग रख देंगे तो फिर पढ़ाई बेकार हो जाएगी। तो इतनी बात हो गई कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बात हो गई। अब क्या करते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जब आप एक स्ट्रक्चर
एनसीईआरटी में देखेंगे और उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो आपका अंदर की साइड का स्ट्रक्चर है वहाँ पे बहुत सारी सेल्स के बारे में लिखा होता है, जहाँ पे आप स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल्स ये सब लिखा होता है। अब मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की साइड में जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे कौन सी सेल्स हैं जो स्पर्म बनाती हैं, या कौन सी सेल्स हैं जो स्पर्म को न्यूट्रिएंट देती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं, उनका नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो उसकी हम बात करते हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बाय टू टाइप सेल्स, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो अंदर से दो तरह की सेल्स से लाइंड होते हैं। आपको पता है सेल की लाइनिंग होती है, टिश्यू बनते हैं। तो यहाँ पे अंदर की साइड देखें, जैसे एक पाइप है समझ लीजिए, तो पाइप का एक बाहर की सरफेस होगा, एक अंदर की तरफ सरफेस होगा जहाँ पे पानी अंदर से जा रहा होगा। तो अगर हम अंदर की साइड की बात करते हैं तो वहां पे दो तरह की सेल्स से पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। दो तरह की सेल्स मेनली हम लोग डिस्कस करें, जो हमारे कोर्स में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं तो जो लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है, हमें उसकी बात नहीं करते हैं। तो यहाँ दो तरह की सेल्स पाई जाएंगी, ठीक है ना। तो हम उनका नाम लिख देते हैं। एक तो हो गया, क्योंकि मेल की बात कर रहे हैं तो मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल्स। और मैंने बताया था बॉडी में दो तरह की सेल्स हैं, सोमैटिक सेल, जर्म सेल। पूरी बॉडी हमारी जो बनी है वो सोमैटिक सेल से बनती है, और जहां पे गैमीट बनना होता है उसके लिए वहां पे जर्म सेल्स होती है, जो गोनेट्स की बात करते हैं। उसके अलावा वो बॉडी में हर जगह कहीं भी चले जाइए हम उसको, यानी कि हमारे जो वेट बढ़ता है, हमारी जो बॉडी बढ़ती है, सब कुछ होता है, हम ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उनमें जो सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। और जो हमारे गैमिट्स बनाने के लिए होता है वो हमारा जर्म सेल की बात करते हैं। तो एक तो बात हो गई मेल जर्म सेल्स की बात हो गई, और या इसी को हम लोग बोल सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं हम उसको, स्पर्मेटोगोनिया भी हम उसको बोल सकते हैं। तो वो चीज हो गई हमारे कि स्पर्मेटोगोनिया हो गई, एक सेल की बात हो गई। तो सेल नंबर एक हो गया। सेल नंबर दो का नाम है, इसका नाम सुना होगा, नाम तो दोनों सुनेंगे आपने, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो आप अगर फिगर देखेंगे वहां पे, तो वहां पे आपको सर्टोली सेल्स भी देख मिलेगा, और जिससे स्पर्म बन रहा होता है वो स्पर्मेटोगोनिया होती है। तो दो सेल्स यहाँ आपको देखने को मिल रही हैं। एक तो आपने देख लिया कि मेल जर्म सेल, दूसरा आपने देख लिया सर्टोली सेल, ठीक है। तो ये दो सेल्स हैं और इनका नाम जरूर ध्यान रखिए, क्वेश्चन अक्सर आता रहता है कि भाई क्या काम है। और सर्टोली सेल्स जो है, ठीक है ना, तो इसको नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं। देखिए जो मेल आपका जर्म सेल था स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा सेल, तो इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया है ये तो स्पर्मेटोजोआ बनाएगी। स्पर्मेटोगोनिया यानी कि स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाएगी, यहाँ लिख देता हूं मैं, स्पर्मेटोजोआ बनाएगी, ये बनाती है स्पर्मेटोगोनिया। काम है स्पर्मेटोजोआ जो मैच्योर होके स्पर्म बन जाता है, उसका हम लोग प्रोसीजर क्या है और कैसे होता है ये देखेंगे। तो इसका काम तो हो गया, लेकिन जो सर्टोली सेल्स है इसका काम है जो स्पर्मेटोजोआ है, जो डेवलपिंग स्पर्म है, इसको नरिशमेंट देना, इसको प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। तो अगले पेज में आ जाते हैं हम लोग कि इसके बारे में देखते हैं, सर्टोली सेल्स के बारे में देखते हैं। तो हमने बोला कि सर्टोली सेल, इसी के जो अलग अलग नाम है ये भी पूछा जा सकता है। तो एक तो बात हो गई सर्टोली सेल, ठीक है।
सर्टोली सेल्स का ही जो नाम है, क्या है नाम? नर्स सेल, क्योंकि ये नरिशमेंट देती है, उसको प्रोटेक्ट भी करती है, तो इसलिए इसका नाम हो गया नर्स सेल, क्योंकि नर्सिंग करती है उसकी। तो इसको हम लोग नर्स सेल्स भी बोलेंगे, ठीक है ना। और इसी का एक और नाम है जिसको बोलते हैं सस्टेंटिकुलर सेल और ठीक है। तो सर्टोली सेल भी नाम है, नर्स सेल्स भी बोलेंगे, सस्टेंटिकुलर सेल भी बोलेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये हम लोग एक ही के लिए तीनों नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। काम क्या है इसका, फंक्शन क्या है? अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो एक तो इसका काम है हमारा कि हमने पहले ही बता दिया कि नरिशमेंट देना, नरिशमेंट देना। दूसरा काम है, नरिशमेंट किसको दे रहा है ये भी ध्यान रखना, डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्मेटोजोआ डेवलप होकर स्पर्म बनने वाला है उसको नरिशमेंट दे रहे हैं। तो एक तो ये नरिशमेंट हो गया, और दूसरा काम है रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी रेगुलेट करना इसका काम है। तो काम हो गया नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, स्पर्मेटोजेनेसिस करना, और कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट कर। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो वहां पे देखिए जो भी बायोलॉजिकल प्रोसीजर है लिविंग्स के अंदर, वहां पे हार्मोन्स का रोल बहुत बड़ा होता है। तो ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है, रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस बाय इनहिबिन। ये हार्मोन का नाम लिख रहा हूं, जरूरी है याद रखिएगा, इनहिबिन। तो इनहिबिन सिक्रीट करता है ये, और इसके थ्रू ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। तो इनहिबिन का काम क्या है? इनहिबिन चेक करता है, चेक FSH। आपने पहले भी मैंने इसका नाम लिया था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चेक करता है FSH ओवर एक्टिविटी। देखिए एफएसएच का काम क्या है? फॉलिकल्स डेवलप करना। तो फीमेल के केस में ये जो ओवेरियन फॉलिकल है जिसके अंदर ओवा बनना है उसके लिए होता है। तो यहाँ मेल ऐसा नहीं है। देखिए ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप सोचे कि जो फीमेल के हार्मोन्स होते हैं मेल में नहीं पाए जाते हैं, मेल के हार्मोन्स फीमेल में नहीं पाए जाते हैं। हार्मोन्स दोनों में पाए जाते हैं, बहुत सारे, मेल वाले फीमेल में, लेकिन इनका एक अमाउंट है, वो डिसाइड करता है कि फंक्शन क्या होगा, कैरेक्टर कैसा आएगा। तो फीमेल के केस में जो फीमेल वाला हार्मोन होगा वो ज्यादा अमाउंट में होगा, जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है, लेकिन मेल वाला बहुत कम अमाउंट में होता है। यही डिसऑर्डर हो जाता है कि जब फीमेल में मेल का हार्मोन बढ़ जाता है तो फीमेल में मेल्स के कैरेक्टर्स आने लगते हैं। तो एफएसएच टेस्टिस की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ फीमेल में पाया जाएगा। और ये एफएसएच क्या करता है, ये जो इनहिबिन क्या करता है, एफएसएच की ओवर एक्टिविटी, क्योंकि मेल का मामला है तो मेल में एफएसएच की ओवर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर मेल में एफएसएच की ओवर एक्टिविटी हो जाएगी तो फीमेल का कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये जितना इसका काम है उतना काम करने दो, ये ओवर एक्टिव ना हो पाए। इसको रोकने वाला कौन हार्मोन है? वो इनहिबिन है। और कौन सिक्रीट करता है? सर्टोली सेल सिक्रीट करते हैं। बस ये बात ध्यान रखिएगा। तो इनहिबिन आया सर्टोली सेल से, इसने एफएसएच की ओवर एक्टिविटी को कंट्रोल किया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेल में फीमेल के कैरेक्टर्स आने लगे, ठीक है, क्योंकि ये एफएसएच का काम है फॉलिकल, मेनली जो काम है फॉलिकल को स्टिमुलेट करने के लिए। तो एक तो बात हो गई ये ओवर एक्टिविटी कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी सर्टोली सेल्स के फंक्शन हैं, जैसे कि एक तो जो
जब स्पर्मेटोजोआ डेवलप हो रहा होता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो शेड आउट हो जाते हैं, जो चेंजेस आते हैं, उसको एब्जॉर्ब करना भी इसी का काम है। एक और काम है टू एब्जॉर्ब डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। तो जब स्पर्मेटोजोआ डेवलप करेगा तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, शेड आउट हो जाते हैं, वो एब्जॉर्ब कौन करेगा? वो एब्जॉर्ब करेगा सर्टोली सेल। तो एक तो काम ये हो गया। दूसरा एक और काम है यहाँ पे कि टू रिलीज AMF, एंटी मुलेरियन फैक्टर। तो देखिए, जो मुलेरियन डक्ट है बाद में वो ओवी डक्ट के लिए जाते हैं, तो ये फीमेल के केस में होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेल में ओवी डक्ट बनना चालू हो जाए और वो फीमेल का करेक्टर आ जाए। तो ये एंटी मुलेरियन फैक्टर उसके अगेंस्ट जो है, जो मुलेरियन डक्ट को ओवी डक्ट के लिए वहां पर डेवलपमेंट ना करने दे, इसलिए ये सिक्रीट करते हैं एंटी मुलेरियन फैक्टर। क्या सिक्रीट करते हैं? एंटी मुलेरियन फैक्टर। ठीक है, ताकि मेल में मुलेरियन डक्ट या ओवी डक्ट का डेवलपमेंट ना हो, क्योंकि यहाँ पे मेल की बात हो रही है और ये जो मुलेरियन डक्ट और ये ओवी डक्ट में डेवलप ओवी डक्ट बनना ये फीमेल का करेक्टर है। तो एक काम ये हो गया। इसके बाद इसका काम है टू फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड और टेस्टिस के बीच में बैरियर का भी काम करते हैं। और एक और है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जिसके बारे में बाद में बताएंगे, वो भी ये सिक्रीट करने का काम करते हैं। तो इतने काम यहाँ पे सर्टोली सेल्स के मैंने आपको बता दिए। ये स्पर्म जो स्पर्मेटोजोआ जो डेवलप हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना, नरिशमेंट देना, इसलिए इसका नाम नर्व सेल है, टेंटिकुलर सेल है। इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करना इनहिबिट सिक्रीट करके, ताकि एफएसएच ओवर एक्टिविटी ना कर पाए। और इसके अलावा आपका देख रहे हैं वहां पे एंटी मलेरियन फैक्टर रिलीज करना, ब्लड और टेस्टिस के बीच में बैरियर का काम, मिक्सिंग ना होने देना, ये सारे काम है। और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी आएगा आगे, तुम बताऊंगा, वो भी रिलीज करना इनका काम है। तो इतनी बात तो यहाँ पे हो गई कि आपका जो सर्टोली सेल्स के बारे में हमसे कुछ पूछा जाएगा तो हम चीजें बता देंगे। चलिए ठीक है, तो इतना हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या करते हैं कि एक वहीं पर पॉलीहेड्रल सेल्स बहुत सारे ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनका भी नाम कभी कभी आता है भाई, इंटरस्टीशियल ब्लीडिंग। तो उनका मैं नाम लिख देता हूं, टर्म आ जाएगा तो अगर आपसे पूछेंगे तो याद आ जाएगा। इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लीडिंग। तो ये इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लीडिंग यहाँ पे मैंने लिखा है, ये भी सेल्स हैं, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या है? देखिए, ये क्या है? ग्रुप ऑफ पॉलीहेड्रल्स है। पॉलीहेड्रल का मतलब जिसके बहुत सारे साइट्स हों। ठीक है, ग्रुप ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स, ये क्या है? ग्रुप ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स है। ठीक है, और कहाँ पे होगा? देखिए, इंटरस्टीशियल, इंटरस्टीशियल आप इंटरस्टीशियम टिश्यू का नाम ही पढ़ा होगा। तो जो टिश्यू होता है, आपने टेस्टिस के केस में वहां पे जब पढ़ रहे थे तो वहां पे भी इंटरस्टीशियम फ्लूइड की बात करते हैं। इंटरस्टीशियम फ्लूइड को हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये इंटरस्टीशियल सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स हैं जो इंटरस्टीशियल सेल्स कहलाते हैं। ठीक है ना? कहाँ पे होंगे? लोकेटेड इन कनेक्टिव टिश्यू।
कहाँ पे आएंगे? लोकेटेड इन कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जो चारों तरफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू है वहां पे। तो सेमीफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ वहां जो कनेक्टिव टिश्यू है ये वहां पे पाए जाएंगी इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग सेल्स इनको बोलते हैं, ठीक ना। और इनका क्या है कि ये जो एंडोक्राइन वाला जो फंक्शन है, हार्मोन सिक्रीट करने वाले फंक्शन है, उससे रिलेटेड ये होते हैं। तो कोई पूछ सकते हैं कि क्या करेंगे, तो लीडिंग सेल्स जो होते हैं, लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज and secretes testicular hormones। क्या करते हैं? टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और उनको जिनका नाम हम लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं? एंड्रोजेंस, कॉल्ड एंड्रोजेंस। क्या बोलते हैं उनको? एंड्रोजेंस के नाम से जानते हैं। ये इनका काम है और ये सिक्रीट होते हैं। आपको पता है जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड में मिलते हैं और फिर बॉडी में ट्रैवल करते हैं, जहां उनके रिसेप्टर्स होते हैं वो वहां पे काम करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, आपको मालूम है। तो इतनी बात यहाँ पे हो गई आपकी कि जो सेल्स थे टेस्टिस के अंदर हम देख रहे थे, जो सेल्स थे वो सेल्स के नाम हमने देखे और किसका क्या फंक्शन है ये भी हमने यहाँ पे देखा, और जिसमें हमने लीडिंग सेल्स के बारे में और स्पर्मेटोजोआ के लिए जो स्पर्मेटोगोनी है उसके बारे में, सेल्स ऑफ लीडिंग के बारे में, सर्टोली, ये सारा 3 सेल्स के बारे में भी हमने यहाँ पे जाना, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं एक यहाँ पे छोटा सा फिगर बना रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी जो स्पर्म का जो पाथ पूछते हैं तो उसमें फिगर का होना जरूरी है। तो वो मैं एक यहाँ पे फिगर बना के आपको दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ एक थोड़ा सा कि सही से बन जाए। तो उसमें जो मैं फ्लैगिंग करूंगा, जो नाम लिखूंगा उनको ध्यान रखना, क्योंकि फिर लोब्यूल्स वगैरह के बारे में मैंने बताया आपको किस चीज है। ये मैंने अंदर का पार्ट यहाँ पे बनाया हुआ, ठीक है। इसके अलावा बाहर से लेयर्स वगैरह होती हैं और इस तरीके से ऐसे ये। और कंपार्टमेंट में बना देता हूँ कि मैंने आपको बोला था कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो 250 के आसपास मैंने बताए थे। क्योंकि आपको ये वाला फिगर बनाने को आना नहीं, मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, उनके नाम आपको जगह के हिसाब से पता चल जाए। टेस्टिस के अंदर मैंने लोब्यूल्स बनाए हैं। आपको पता है कि यहाँ पे जो होते हैं वो सर्टोली सेल्स क्वाइल्ड होते हैं। उनका नंबर भी मैंने बताया था कि 1 से 3 क्वाइल्ड यहाँ पे सर्टोली सेल्स होते हैं। देखिए सॉरी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 1 से 3 होते हैं, अंदर क्वाइल्ड होते हैं और वहां पे आपका स्पर्म बनता है। तो स्पर्म को बन के बाहर आना है पेनिस के थ्रू, तो उस रास्ते में जितनी चीजें पड़ती है उनके हमें नाम पता होना चाहिए, ठीक है।
तो वही मैं इसीलिए फिगर बता रहा हूँ कि कहाँ से बन के कहाँ से निकलते हुए, तो रास्ते में कौन कौन सी नाम हमें लेने होते हैं, वो क्वेश्चन आ जाता है कभी सीक्वेंस के बारे में। तो यहाँ से हम इस फिगर से हमको समझ में आ जाएगा। फिर क्या होगा, आप देख रहे हैं कि जो भी आपके लेब्यूल हैं अंदर, मैंने टेस्टेड बना दी। फिर इन लेब्यूल से ये डक्ट जैसी बाहर की तरफ जा रही है, ये जो है, तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसका पाथ इससे होकर आएगा, ठीक है। तो और ये सारी डक्ट एक जगह जाके मिल जा रही हैं, एक जगह जाके ये जो डक्ट हैं ये सारे एक जगह जाके यहाँ पे मिल जा रहे हैं। तो ये डक्ट, ये देखिए, ये पार्ट मैं ऐसे बना देता हूं, ये सारे डक्ट यहाँ पे मिल गए। फिर यहां से ये बाहर की तरफ डक्ट, वो सारे डक्ट यहाँ पहले अंदर आए हैं, फिर अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, जो मैंने जो कंपार्टमेंट है, लोब्यूल है, उसके बाहर जो डक्ट थी, ठीक है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम हमारा जो होता है वो रेटी टेस्टिस नाम होता है। क्या नाम होता है उसका? रेटी टेस्टिस नाम होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये वाला जो पार्ट है, ये जो वाला पार्ट है, ये जो है रेटी टेस्टिस है, इसका नाम आता है, कभी कभी पूछते हैं, ये जो है। और ये जो मैं दूसरे कलर से यहाँ पे बना दूंगा, ये जो डक्ट है, ये वाली, ये, ठीक है, इसको हम लोग ट्यूबली रेक्टी बोलते हैं। ये जो देखिए यहाँ से ये डक्ट आ रही है, हर कंपार्टमेंट से जो बाहर डक्ट निकल रही है उसको ट्यूबली रेक्टी। फिर हम लोग रेटी टेस्टिस में आ गए, आप देख रहे हैं रेटी टेस्टिस। फिर ये जो वाला पार्ट है, ये जो डक्ट बाहर आ रही हैं, ये जो डक्ट बाहर आ रही हैं यहाँ पे, इनको वासा एफ्रेंसिया बोलते हैं। वासा एफ्रेंसिया का तो नाम आपने सुना हुआ है, क्या बोलते हैं? वैसा एफ्रेंसिया। तो यानी कि ट्यूबली रेक्टी, रेटी टेस्टिस, वैसा एफ्रेंसिया। और फिर इसके बाद एपिडर्मिस में एक यहाँ पे बना देता हूं, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये मैंने एक पार्ट बनाया यहाँ पे। और जो ये डक्ट्स आई थी, ये यहाँ पे ये कॉइल्ड फॉर्म में ऐसे ऐसे यहाँ पे बाहर आ जाते हैं, ऐसे आए। और फिर यहाँ से निकल के ये जा रहे हैं यूरेथ्रा की तरफ, ये यहाँ से निकलते हुए ये यूरेथ्रा की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हमने वासा डिफरेंशिया लिख दिया कि भाई वासा डिफरेंशिया जो है वो आ गया। फिर इसके बाद ये जो पार्ट है, मैंने जो इस पार्ट को बनाया है, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा, इसको हम लोग एपिडिडाइमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। हालांकि एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट है, ऊपर का, बीच का, नीचे का। तो मैं तीनों पार्ट के बारे में आपको बता दूंगा। जो ऊपर का पार्ट होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, मैं वहां पे थोड़ा सा मार्क कर रहा हूं, तो आप समझ जाना। तो जो ये हाईलाइट कर रहा हूं ऊपर का पार्ट, तो ये जो पार्ट है ऊपर का पार्ट, हम एपिडिडाइमिस के पार्ट को बोलते हैं कैपट, कैपट एपिडिडाइमिस, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ पे, इसका जो नाम है बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, ये वाला पार्ट।
और फिर एक नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है एपिडिडाइमिस का, इसका नाम है कॉडा। कॉडा एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस के मैंने यहाँ पे 3 पार्ट बता दिए, आप देख रहे हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कैपट एपिडिडाइमिस, और बीच वाला जो पार्ट है उसको बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, और जो नीचे की तरफ आ रहे हैं उसको कॉडा एपिडिडाइमिस बोलते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं भाई एपिडिडाइमिस के जो 3 पार्ट है, ऊपर नीचे बीच में, तो उसके नाम भी बताए जा सकते हैं। इसके बाद जो आपने पढ़ा वहां पे वासा डिफरेंसा, जो आप देख रहे हैं कि रेटी टेस्टिस से बाहर ट्यूब्स आ रही हैं, उनको वासा डिफरेंसा बोलते हैं। और वासा एफ्रेंसिया बोलते हैं। और वासा एफ्रेंसिया फिर जब एंटर कर रहा है एपिडिडाइमिस में, तो वहां क्वाइल्ड होके देखिए आ रहे हैं, फिर एपिडिडाइमिस से बाहर की तरफ निकल के जा रहे हैं, और हम इसको बोलेंगे वास डिफरेंस। तो मैं यहां लिख देता हूं वास डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया वास डिफरेंस। पहले वासा डिफरेंस होगा, इसके बाद वास डिफरेंस होगा। ये भी कभी कभी सीक्वेंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पहले डिफरेंस है कि एफरेंस है। तो ध्यान रखिए पहले एफरेंस होता है फिर डिफरेंस होता है। तो अगर आप ऐसे ही में पाथ आपसे पूछूं तो आप देखते हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर आया आपका ट्यूबली रेक्टी, फिर रेटी टेस्टिस, फिर वासा एफरेंसिया, और एपिडिडाइमिस से होते हुए फिर इसके बाद वासा डिफरेंस, और तब यूरेथ्रा की तरफ पाथ जा रहा है स्पर्म का। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मैं फिगर में मैंने कुछ टर्म्स का यूज किया है यहाँ पे, ठीक है ना। और मैं एक ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की जैसे हम बात कर रहे थे, कोई पूछ सकता है कि भाई ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की बात हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। तो मैं इसी फिगर में थोड़ा समझाता था, मैं देता हूँ। मैंने एक ब्लू डॉटेड लाइन खींची है, उसके पहले जो ब्लैक कलर की लाइनिंग है, ठीक है, देख रहे हैं आप, और वहां डॉटेड ब्लैक ब्लैक कलर की लाइनिंग है। और ये आपका जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, वहां पे किसी को डाउट भी था, वो जो पूछ रहे थे, तो ये है वो लेयर, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, तो ये एक फिगर है जहां पे आपको एक कौन से जो टर्म्स आते हैं, तो फिगर नहीं होता तो समझ में नहीं आता कि भाई ये वाला टर्म बोल दिया गया, ये होगा कहाँ टेस्ट में। तो ये जो जो आपके कोर्स से रिलेटेड है उन सारे टर्म्स को मैंने यहाँ पे बता दिया है। हाँ राजन, पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। सर वो एपिडिडाइमिस है, उसके पार्ट्स है तो उनके फंक्शन भी होंगे। ऐसा है कि जो एपिडिडाइमिस है उनके जो पार्ट है वो सिर्फ पूछे जाते हैं, और जो एपिडिडाइमिस का काम होता है वो स्पर्म को कुछ देर के लिए स्टोर करने का होता है डेवलपमेंट के टाइम में। बस ये होता है, इतना पूछा जाता है। ओके सर। पार्ट के नाम पूछे जाएंगे कि पहला पार्ट, बीच का पार्ट, आखिरी पार्ट, और फिर ये पूछा जाता है कि भाई फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस क्या है। तो एपिडिडाइमिस स्टोर्स स्पर्म टेम्परली। ठीक है, बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये आपने फिगर देखा यहाँ पे, और फिगर में आपको चीज समझ में आ गई। और एपिडाइमिस के 3 पार्ट हो गए। एपिडाइमिस का जो काम है वो स्पर्म को स्टोर करना है टेम्परली। और चूंकि जब स्पर्म बाहर आ रहा है उसके साथ वो सीमेन के साथ आता है, तो बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं, कुछ हार्मोन्स वगैरह चीजों की मिक्सिंग होती है, तो इसलिए थोड़ा टाइम के लिए वहाँ टेम्परली उसको स्टोर होना पड़ता है। ये काम है एपिडाइमिस का। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम लोग देखते हैं कि ये सीधे, अब जो कि चूंकि स्पर्म को बाहर निकलना बॉडी के, तो वो इजाकुलेटरी डक्ट की तरफ जा रहा होता है, ठीक है ना, ब्लैडर की तरफ। तो आपको पता है जो ह्यूमन में मेल की बात करते हैं उसमें जो पेनिस होता है उसका 2 काम है, एक तो स्पर्म का पाथ भी है और यूरिन का पाथ भी है, इसलिए हम उसको यूरिनोजेनाइटल बोलते हैं। फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में सिर्फ यूरिन के लिए है, लेकिन मेल केस में यूरिन प्लस स्पर्म के लिए होता है, इसलिए उसको हम लोग यूरिनोजेनाइटल ट्रैक भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों के काम आता है, कॉमन पाथ है वो। इसलिए हमें वहां पे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यूरिनोजेनाइटल होगा, वो किस लिए होता है, यूरिन प्लस स्पर्म दोनों के लिए। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं टेस्टिस के बाद अगला जो पार्ट है, यानी कि यूरेथ्रा।
यूरेथ्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट आपका जो है वो यूरेथ्रा है, और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पूछा जा सकता है कि क्या है। तो आपको पता है ये मेल जो यूरेथ्रा होता है ये कॉमन पाथवे, मैंने अभी बताया कि सीमेन के लिए भी और यूरिन के लिए भी, ठीक है ना। तो क्या ये इट प्रोवाइड हाँ श्रेष्ठा बोलो। सर रेटेड टेस्टिस के फंक्शंस क्या है? रेटी टेस्टिस एक पाइपलाइन है जहां से स्पम होके जाएगा, बस यही फंक्शन है भाई। जैसे कि मान लीजिए आपकी छत में टंकी रखी हुई है, घर में आपके 10 कमरे, हर जगह नल लगाना पड़ेगा, तो कहीं से पानी चल के अलग अलग पाइप से होके आएगा, उन पाइप्स का नाम है ये, ठीक है। ठीक है, तो पहले कहाँ पे स्पम आपका बना, कहाँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बना, वहां से फिर वो ट्यूबली रेक्टी में आया, फिर ट्यूबली रेक्टी से रेटी टेस्टिस में, फिर वासा एफरेंसिया, बस ये पूछा जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये जो यूरेथ्रा है ये कॉमन पाथवे प्रोवाइड करता है किसके लिए? फॉर फ्लो ऑफ यूरिन एंड सीमेन। तो कॉमन पाथवे प्रोवाइड कर रहा है यूरिन के लिए, सीमेन के लिए, ये ध्यान रखना है। और इसी वजह से मैंने बोला था हम लोग यूरिन और जेनाइटल टर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। और मेल के केस में जो इसकी लेंथ होती है, क्योंकि हम लोग मेल पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं मेल नहीं बोल रहा हूं तो आप समझ लीजिएगा, लेंथ जो होगी मेल के केस में ये होती है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ध्यान रखना, मेल के केस में यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। फीमेल में तो 2 से 4 सेंटीमीटर की बात होती है, क्योंकि वहां पे इजैकुलेशन और पेनिट्रेशन इसकी जरूरत नहीं होती, इसलिए इसकी लेंथ का कोई मतलब नहीं है। तो ये मेल के केस में जो होगा लेंथ होगी इसकी वो 20 सेंटीमीटर की होगी यूरेथ्रा की, एक बात ध्यान रखना। अभी क्या है कि यूरेथ्रा में भी हमको 3 पार्ट में पढ़ना होता है यूरेथ्रा, ठीक है ना। तो यूरेथ्रा को हम लोग अगर 3 पार्ट में पढ़ेंगे तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो क्या है हम लोग पॉइंट वाइज यहाँ पे देख लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, वो सराउंडेड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से, क्योंकि जैसे सीमेन वहां से, सीमेन तो एक मीडिया है, जब स्पर्म बाहर आके जा रहा होगा तो उसको नरिशमेंट चाहिए, वहां पीएच है उसको बैलेंस करना, बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोन्स वहां पे आते हैं ताकि स्पर्म प्रॉपरली ट्रेवल करके अच्छे से नरिशमेंट वगैरह, उसमें कोई हार्श इफेक्ट ना हो जाए, पीएच का कोई इफेक्ट ना हो जाए तो डैमेज हो जाए, ये सारी चीजें ग्लैंड वहां पे अपने अपने सिक्रीशंस डालते हैं। तो वो रास्ते में ग्लैंड्स जो पड़ते हैं उन ग्लैंड्स को हमें पढ़ना होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये क्या होता है, सराउंडेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड। तो फर्स्ट पार्ट किससे सराउंडेड है? प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंडेड है। पहला वाला जो पार्ट है यूरेथ्रा के पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्लैंड से सराउंडेड है इसीलिए हम लोग इसको ग्लैंडुलर पार्ट या ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा भी बोलते हैं। ग्लैंड इट इज कॉल्ड ग्लैंडुलर पार्ट। तो कोई पूछ सकता है यूरेथ्रा का कौन सा पार्ट है जिसको ग्लैंडुलर पार्ट बोलते हैं, तो हम बोलेंगे फर्स्ट पार्ट होता है। कोई बोलेगा कौन सी ग्लैंड, तो हम बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। दूसरा पार्ट की तरफ आते हैं। जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा।
पहला जो पार्ट था वो ग्लैंडुलर पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा हो गया, ठीक ना। और इसमें पूछते कहाँ पे होता है, ये सेकेंड पार्ट को मेम्ब्रेनस बोलते हैं, और कहाँ पे होगा, सिचुएटेड बिहाइंड लोअर पार्ट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब आपको याद आ जाना चाहिए कि ये प्यूबिक सिम्फाइसिस कहाँ पे पढ़ा था 11th में, जब हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे और पेल्विक गर्डल के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने पढ़ा था, तो ये वहां पे होगा। और ये भी पूछते हैं भाई यूरेथ्रा में सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, और यही स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि ये यूरेथ्रा के 3 पार्ट में सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि तीसरा वाला सबसे बड़ा होता है और ये सबसे छोटा है, यानी पहला वाला कैसा होगा, बीच का हो जाएगा। तो ये जो है स्मॉलेस्ट पार्ट है यूरेथ्रा का, कहाँ पे है, बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ पेल्विक सिम्फाइसिस होगा, और ये स्मॉलेस्ट भी होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं तीसरे पार्ट के लिए। जो थर्ड पार्ट है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, और इसका जो नाम है उस नाम है पेनाइल यूरेथ्रा। ये थर्ड पार्ट है, ये लॉन्गेस्ट है। ये कैसा है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, तीसरा पार्ट है, इसका नाम पेनाइल यूरेथ्रा है। और कहाँ होगा, सिचुएटेड इन द पेनिस, तो ये पेनिस में होगा, लॉन्गेस्ट पार्ट होगा। ये तीनों पार्ट मैंने यहाँ पे आपको बता दिए यूरेथ्रा के, ठीक है। और यूरेथ्रा में जो सारी डक्ट आके मिलेंगे, जो हम पढ़ेंगे काउपर्स ग्लैंड वगैरह ये सब पढ़ेंगे, क्योंकि यूरेथ्रा से जाके सीमेन के थ्रू स्पर्म जा रहा है, तो उसको जो भी सिक्रीशन चाहिए अलग अलग ग्लैंड से, वो सारे ग्लैंड्स के जो सिक्रीशन हैं वो यहाँ पे मिक्स होंगे, ठीक है। वो ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे यूरेथ्रा के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अगले पार्ट के बारे में, तीसरे पार्ट के बारे में, पेनिस। ठीक है, तो पेनिस के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है कि ये, इसको हम बोलते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन। एक तो बात ये पता चल गई कि इसको क्या बोलते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं। और जो फीच कैरेक्टर्स हैं, ये सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है, एरेक्टाइल, पेंडुलस, ठीक है, सिलिंड्रिकल, एरेक्टाइल, पेंडुलस, ये पूछते हैं कभी कभी। और सस्पेंडेड फ्रॉम प्यूबिक रीजन, जो नीचे का पार्ट है जहां प्यूबिक सिम्फाइसिस की बात कर रहे हैं, तो सस्पेंड प्यूबिक रीजन इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम, इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम,
ये भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, कभी बिहाइंड द स्क्रोटम लिख देते हैं किसी ऑप्शन में, किसी में इन फ्रंट लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो आपको ये लाइन याद रखनी है, क्या लिखा है, सस्पेंडेड फ्रॉम प्यूबिक रीजन इन फ्रंट लिखना है, वहां पे आपको इन फ्रंट लिखना है, इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम, ये ध्यान रखना है। तो ये लाइन याद रखना कि इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम यहाँ पे याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछते हैं, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई, चलिए ठीक है। तो पेनिस के बारे में बात कर रहे थे, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, सिलिंड्रिकल है, इरेक्टाइल है, पेंडुलर है और सस्पेंडेड फ्रॉम प्यूबिक रीजन इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई। अब क्या है कि अगर हम जनरली देखते हैं तो ये लिम्प या फ्लैसिड होता है, it remains small and limp। लिम्प के लिए हम टर्म यूज करेंगे फ्लैसिड, तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्लैसिड, ठीक है। फ्लैसिड यानी कि अपोजिट है, इरेक्ट का अपोजिट होता है फ्लैसिड। तो इट रिमेन्स स्मॉल एंड लिम्प बट तो इट रिमेन्स स्मॉल एंड लिम्प या फ्लैसिड बोल सकते हैं, बट ड्यूरिंग द सेक्सुअल अराउजल इट बिकम्स लॉन्ग, हार्ड एंड इरेक्ट। तो ये यहाँ पे चूंकि यही सेम लाइन क्वेश्चन में पूछी गई है कहीं पे, तो इसी तरीके से लिख के आता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो और क्या होगा, रेडी फॉर कॉपुलेशन, या हम टर्म दूसरा भी यूज कर सकते हैं, क्वाइटस, ठीक है, या इंटरकोर्स भी टर्म यूज कर सकते हैं। क्वाइटस, इंटरकोर्स, ठीक है, कॉपुलेशन, क्वाइटस, इंटरकोर्स, ये टर्म यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं यहाँ पे पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। और जो एवरेज एक लेंथ की बात करते हैं, एवरेज लेंथ की बात करते हैं, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग जो एवरेज लेंथ है उसकी बात, ठीक है। तो ये डेटा है और ये पूछ सकते हैं वहां पे। तो इतनी बात है, मेरे ख्याल से आपके समझ में आ रही होगी, किसी को डाउट है तो पूछ भी सकता है। सर सर्टोली सेल समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो अब जब आप सेमनीफेरस ट्यूब्यूल समझ में आया, सर क्या? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल समझ में आया? नहीं, थोड़ा बहुत। एनसीईआरटी की किताब लियो, एनसीईआरटी की बुक है? यस सर, वो सॉफ्ट कॉपी है। तो नहीं, तुम मतलब एनसीईआरटी की बुक देख पा रही हो या नहीं देख पा रही हो? सर अभी तो नहीं। तो मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ तुमको, ठीक है। यस और सर। सब लोग मतलब फिगर देख लें, मैं फिगर एक दिखा रहा हूँ, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज है। ये वाला फिगर आपकी एनसीईआरटी में रहता है, दिख रहा? यस सर। तो आप देखिए, इसमें सर्टोली सेल दिख रहा कि नहीं दिख रहा?
ये सर्टोली सेल है। स्पर्मेटोजोआ दिख रहा कि नहीं दिख रहा? यस सर। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ यानी कि जो पहले स्पर्मेटोगोनिया है उससे स्पर्मेटोजोआ बना। ठीक है, ये स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल्स में घुसा रहता है, अपने हेड को उसके अंदर रखता है, प्रोटेक्टेड रहता है, नरिशमेंट लेता रहता है। ठीक है, वहां पे आप देख रहे हो कि ये मैं बड़ा कर रहा हूं, तो वहां पे आप देख रहे हैं कि जहां पे सर्टोली सेल्स गए हैं वो गोल गोल है, उसमें कुछ स्पर्मेटोजोआ अपना हेड अंदर किए हुए हैं। दिख रहा है? दिख गया। यस सर। तो ये है आपका सर्टोली सेल। अब आप अगली बात समझ में, और देखिए वहां पे इंटरस्टीशियल सेल्स भी लिखे हुए हैं जो कि टिश्यूज में थे, वो भी लिखा हुआ है। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है ना, कुछ मतलब ये अपने एनसीईआरटी का फिगर था, वैसे देखो इस तरह का भी फिगर होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्टोली सेल्स लिखा हुआ, इंटरस्टीशियल लिखा हुआ, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। सर पेनाइल यूरेथ्रा जो है वो यूरोजेनिटल डायफ्राम में होता है, तो यूरोजेनिटल डायफ्राम कहाँ होता है? यूरोजेनिटल डायफ्राम? यस सर। कौन कह रहा था? सर मैंने पढ़ा था। अरे वो टर्म है अलग अलग, इस चक्कर में ना पढ़ो। ऐसे तो देखो हमको अभी एमबीबीएस नहीं करना है, हमें एमबीबीएस में जाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे तो हम एक ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ना चालू करेंगे तो वो पूरी किताब लिख देंगे, हमें इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। हमको मेडिकल फिजियोलॉजी या एनाटॉमी अभी नहीं पढ़नी है, अभी हमको उतना पढ़ना जो 11th और नीट में आने वाला है। हमको ये पढ़ना है कि यूरेथ्रा जो होता है, आपको पता है कि यूरेथ्रा एक पार्ट है जिससे स्पर्म होके जाने वाला है, उसके 3 पार्ट है। ठीक है, सबसे छोटा पार्ट है, एक लॉन्गेस्ट पार्ट है, एक मीडियम पार्ट है। तो सबसे जो पहला पार्ट है वहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। अगर ये भी फिगर आपके उसमें बना हुआ ग्लैंड वाला अगर जब आप देखेंगे, और नेक्स्ट टाइम से कोशिश ये करें कि अपनी एनसीईआरटी अपने बगल में रख के, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है समझना, आप उसमें मार्क भी कर सकते हो ना पढ़ते टाइम। यस सर। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी तो इसलिए है कि भाई आप ट्रेवल कर रहे हो उसके लिए, लेकिन आप एक हार्ड कॉपी आपके पास जरूर होनी चाहिए जो आपके हमेशा काम आने वाली है, जिसको आपने मार्क करा हुआ, अंडरलाइन करा हुआ। ये देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ऐसी गलती मत करना कि एनसीईआरटी नहीं लेके बैठे हो और मार्क नहीं कर रहे हो, नहीं तो पढ़ने समझ लीजिए कि 20% आपका पढ़ाई बेकार हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने बता दिया पहला पार्ट है वहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंडेड होती है, इसलिए वो ग्लैंडुलर होता है। फिर दूसरा जो पार्ट होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तीसरा वाला जो सबसे लॉन्ग पार्ट है जो पेनिस वाले एरिया में पाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि पेनिस के बारे में बात कर रहे थे वहां पे। अब पेनिस में कुछ टिश्यूज के बारे में पूछते हैं जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, तो उस इंटरनल स्ट्रक्चर को एक बार बना देते हैं यहाँ पे हम फिगर में, ताकि आपको समझ में आ जाए, और ये एक टॉपिक हो जाएगा आज के लिए। तो बात करते हैं हम लोग ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पेनिस बनाते हैं उसका एक। अर्चना रॉय, आपको कुछ पूछना है? मैं यहाँ से आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा, आप अपने मोबाइल से उसको अनम्यूट करें और जो क्वेश्चन है वो पूछे। अर्चना रॉय, कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो चैट पे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, मैं पूरे फिगर में दोनों साइड में ऐसा नहीं करने वाला हूँ, ये इधर भी होगा। और यहाँ जो एक पार्ट नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये, तो इस तरीके से यहाँ पे। तो बेसिकली मुझे कुछ टिश्यूज के बारे में बताना था जो आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, ये सब
उसके बारे में बताना था, तो इसलिए इतना काफ़ी है और वो मैं बता देता हूँ। तो ये एक जो पेनिस है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, उसका एक कट एरिया है, और जहाँ पे कुछ मैं जो फ्लैगिंग कर देता हूँ आर्टरीज वगैरह के बारे में। तो डॉर्सल आर्टरीज, आपको पता है ब्लड सप्लाई के लिए आर्टरीज होती हैं, तो डॉर्सल आर्टरीज, ये जो यहाँ पे जो बने हुए हैं ये वाले जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये डॉर्सल आर्टरीज है। एक मिनट में चार्जिंग लगा लूँ जरा। ठीक है, तो ये डॉर्सल आर्टरीज मैंने यहाँ पे बनाए हैं, और ज्यादा इनके बारे में पूछते नहीं, लेकिन चूंकि मैं बनाया है तो मैंने यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। और ये सुपरफिशियल डॉर्सल वेन है, जो सुपरफिशियल का मतलब होता है जो ऊपर की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ। सुपरफिशियल डॉर्सल वेन, ठीक है। और जो ये है ये डीप है, अंदर की तरफ की वेन है, डीप डॉर्सल वेन, ठीक है। और मैं यहाँ एक चूंकि ट्यून का एल्बुजिनिया दिखाना है तो अंदर की साइड में तो थोड़ा सा मैं ये बना देता हूँ ऐसे। ट्यून का एल्बुजिनिया हो गया, और ये डीप आर्टरी है अंदर की साइड में। बाहर की साइड को सुपरफिशियल बोलते हैं, जब अंदर की तरफ जाते हैं तो उसको डीप टर्म यूज करते हैं। तो ये डीप आर्टरी है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट हो गया। इसके बाद ये यहाँ पे जो टिश्यूज के बारे में बात करेंगे, ये है कार्पस कैवर्नोसम, कार्पस कैवर्नोसम, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, ये जो है ये टिश्यूज हैं, ये इरेक्टाइल टिश्यूज हैं, जिसकी वजह से इरेक्शन में हेल्प मिलती है, इरेक्टाइल टिश्यूज, ठीक है। और यहां से यूरिन जाती है, ये वो पार्ट है ये जो दिख रहा माउथ की तरह, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे का जो ये देखिए 3 सिलेंडर हैं, 2 सिलेंडर ऊपर हैं और 1 सिलेंडर नीचे बना है। ऊपर में मैंने कार्पस कैवर्सम लिखा है, और नीचे वाला जो सिलेंडर है यहाँ पे इसमें मैं लिख रहा हूँ कार्पस स्पंजोसियम। तो ये पूछते हैं कौन सा कहाँ पे होता है, कार्पस कार्पस स्पंजियोसम, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कार्पस कैवर्सम के बारे में पूछ लेते हैं भाई कहाँ पे, और स्पंजोसियम के बारे में। और नीचे जो वाला जो पार्ट है वहां पे ही यूरेथ्रा है, जो लाइन है जो यूरिन के लिए, वो नीचे है, ठीक है। तो इतनी ये एक मैंने एक फिगर बनाया यहाँ पे, ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यूरेथ्रा था। और आपको पता है कि जो यूरेथ्रा होता है वो पेनिस से गुजरता जाता है,
तो सॉरी, ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस था, और जो यूरेथ्रा होता है वो पेनिस से होकर ही जाता है। तो जो यूरेथ्रा वाला पार्ट था वो नीचे वाला पार्ट था। ऊपर वाले सिलेंडर को जो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, आप ध्यान देना जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये बाउंड्री है जो ये जो ऊपर का सिलेंडर है वो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आप देख रहे हैं वहां पे। तो ये जहां पे एक बाउंड्री हो जो 2 चीजों को डिवाइड, 2 पार्ट बना दे, उसको सेप्टम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ऊपर आपको देख रहा है कि, तो इसको बोलते हैं सेप्टम पेनिस। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सेप्टम पेनिस। ठीक है, तो ये फिगर है आपके सामने। मैंने आपको फिगर बना के यहाँ पे बता दिया है। और अब 10 मिनट हैं, आप लोगों को जो भी अभी शुरू से यहाँ तक डाउट था वो पूछ लीजिए, फिर बाकी का नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मैंने आपको देखिए जो पढ़ाया मैं शुरू से आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम मेल ऑर्गन अभी तक पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोग फीमेल में नहीं है, अभी तक हम लोग मेल ऑर्गन में पढ़ रहे थे। यहाँ पे हमने सारी चीजें पढ़ी, और इसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने यहाँ पढ़ा कि हार्मोन के बारे में, फिर हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा, टेस्टिस के साइज शेप के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद फिर हम लोग जब अंदर देखते हैं वहाँ पे कंपार्टमेंट्स की बात करते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं वहाँ पे, और सेल्स के बारे में, सर्टोली सेल्स क्या है, स्पर्मेटोगोनिया क्या है, सर्टोली सेल्स के फंक्शन क्या है, लीडिंग सेल्स क्या है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखा जहाँ पे हम सारे पाइपलाइंस वगैरह सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से होते बाहर की तरफ जाते हुए वो सारी चीजें देखी, यूरेथ्रा के पार्ट पढ़े, पेनिस के बारे में पढ़ा, और एक फिगर देखा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, और अब कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेग्डिक एक बार और बता दो। देखो ये आप समझ गए कि इंटरस्टीडियम जहां भी टर्म आए, जब आपने वहां पे किडनी पढ़ा होगा तो वहां भी था इंटरस्टीडियम फ्लूइड था। तो ये इंटरस्टीशियल का मतलब होता है कि जो टिश्यूज में पाई जाए, ठीक है। तो जो सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल हम लोग, जब हम लोग वहां पे पढ़ रहे थे, जो हम सेल्स पढ़ रहे थे, ये सारी चीजें, तो इंटरस्टीशियल की बात कर रहे थे। तो जो वहाँ कनेक्टिव टिश्यू होता है, देखिए कनेक्टिव टिश्यू तो हर जगह होगा, ठीक है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होगा ये सेल्स वहीं पे होती हैं, जो मैंने अभी फिगर दिखाया था वहां पे क्या है, जो सेल्स थी वो जो एरिया था वो कनेक्टिव टिश्यू था, और ये सेल्स वहां पे पाए जाते हैं, हार्मोन सिक्रीट करने का काम करते हैं। इंटरस्टीशियल का मतलब होता है जो टिश्यू में पाए जाएंगे, ठीक है। यस सर। जो सर्टोली सेल्स के सराउंडिंग टिश्यूज हैं उनको इंटरस्टीशियल टिश्यू बोलेंगे, वहां जो सेल्स मिलेंगी उनको सेल्स ऑफ लीडिंग बोलेंगे। यस सर। Excuse me, sir. सर एक बार गोनाडोट्रोपिन्स बता दो। एक्चुअली क्या है कि जो हम हार्मोन्स, हालांकि अभी हमने हार्मोन्स को आगे पढ़ना है। आपको पता है कि प्यूबर्टी के बारे में पता होगा कि एक एज के बाद प्यूबर्टी आती है तो हमारे अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं। तो ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं ये हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो हमारे बॉडी में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं, 11th के लास्ट चैप्टर में पढ़ा। तो हमारा पिट्यूटरी से लेके बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें टेस्टिस, ओवरी भी ग्लैंड का काम करती हैं। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड है जो सारी ग्लैंड को कंट्रोल करके रखती है। पिट्यूटरी अगर बोलेगी यस तो हार्मोन वो पार्ट निकालेगा, और बोलेगी नो तो नहीं निकालेगा। तो पिट्यूटरी से जो हार्मोन आते हैं गोनेड्स के लिए, उसको बोलने के लिए कि भाई तुम्हें करना क्या है, टेस्टिस और ओवरी के लिए, उनको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन्स, यानी कि उनका नाम है FSH-LH। ये वो हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन का मतलब होता है ये वो हार्मोन है जो गोनेड से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन गोनेड्स को क्या करना है, उनका फंक्शन, उनका डेवलपमेंट, मेंटेनेंस देखने के लिए निकल रहे हैं। ये हालांकि हार्मोन आगे हम लोग अभी तो चूंकि ये पार्ट पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने उन्हें डिटेल में नहीं पढ़ाया। इन हार्मोन को भी आगे हमें डिटेल में पढ़ना है।
सर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का जो प्रोस्टेट है उसका फंक्शंस क्या है? ऐसा है ना कि ग्लैंड्स अभी पढ़ेंगे, उसमें सारी चीज पढ़ा देंगे जितने भी सेकेंडरी हैं। देखिए सेकेंडरी का क्या ट्यूब्यूल्स हैं, तो वो पाइपलाइन का काम करते हैं, ठीक है। पाइपलाइन का, अब आपका जैसे पेनिस है, सेकेंडरी से ऑर्गन है, तो क्या करेगा, एक तो स्पर्म एजाकुलेशन में हेल्प करेगा, यस सर। ठीक है। ऐसे ही यूरेथ्रा क्या करेगा कि दोनों की तरह काम करता है, स्पर्म को जाने के लिए, यूरिन को जाने के लिए। तो जितने भी ये पाइपलाइन है, जो ये ट्यूब्यूल्स थे, वासा डिफरेंसा, ये सारे जितने थे सेकेंडरी हैं, यानी कि टेस्टिस के अलावा बाकी जो भी पॉपुलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो सारे के सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। उनके फंक्शन आगे आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो शुरुआत। हाँ बताइए। रईस सर, एक बच्चा अर्चना रॉय है, उसका क्वेश्चन है, वो पूछना चाहता है ये प्यूबिक सिम्फिसिस मींस क्या होता है? 11th के चैप्टर में जब हमने पढ़ा लोकोमोशन, तो वहां पे हम लोग अपना स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे। तो जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं तो दो तरह की पेक्टोरल गर्डल पढ़ते हैं। एक तो हम लोग जो अपना शोल्डर वाला है उसको गर्डल को हम लोग पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं, और जो हमारा नीचे वाला हिप वाला पार्ट होता है उसको पेल्विक गर्डल बोलते हैं। तो जो पेल्विक गर्डल के पार्ट होते हैं, दो पार्ट जिनको हम लोग कॉक्सल बोन बोलते हैं, इसको कनेक्ट करने के लिए वहां पे एक पार्ट होता है जो कार्टिलेज का बना होता है, वो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। ठीक है सर, यूरेथ्रा का लार्जेस्ट पार्ट क्या है? किसका पार्ट? यूरेथ्रा का लार्जेस्ट पार्ट। पेनाइल यूरेथ्रा। 3 पार्ट थे ना वहां पे, जो मैंने 3 पार्ट आपको बताए। ये यूरेथ्रा देखिए, जो पेज खुल रहा है आपकी स्क्रीन में, वहाँ यूरेथ्रा में पहला पार्ट है जिसको हम लोग ग्लैंडुलर पार्ट बोलते हैं। ये बीच का पार्ट है, ना सबसे छोटा ना सबसे बड़ा। फिर इसके बाद दूसरा जो लिखा है वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, और ये स्मॉलेस्ट पार्ट है। और उसके बाद आखिरी वाला जो सबसे बड़ा पार्ट जो पेनिस से होकर आ रहा होता है बाहर की तरफ, उसको पेनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं, वो लार्जेस्ट पार्ट। सर, प्रिया बच्चे का एक क्वेश्चन है, उसने चैट में लिखा है, व्हाट इज स्क्रोटम? स्क्रोटम, जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के बाहर होते हैं। जो टेस्टिस होते हैं जिसमें स्पर्म बनता है, जो मेल का मेन सेक्स ऑर्गन है, वो पेट के अंदर नहीं होता, वो पेट के बाहर होता है, यानी एब्डोमेन के बाहर होता है। लेकिन एब्डोमेन के बाहर वो खुले में नहीं होता, वो कवर्ड होता है। तो वो टेस्टिस जिनके अंदर कवर्ड रहते हैं, उस कवर को हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं या स्क्रोटम सैक बोलते हैं। पाउच टाइप का जो होता है, पाउच के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं, उस पाउच को स्क्रोटम बोलते हैं। सर, इनहिबिन क्या होता है? इनहिबिन एक हार्मोन है, इनबिट का मतलब रोकने के वाला काम है। ओके सर। और मैंने बताया था सर्टोली सेल सिक्रीट करते हैं, और ऐसा ना हो कि मेल में फीमेल के कैरेक्टर आ जाएं और एफएसएच ज्यादा सिक्रीट हो जाए। भाई एफएसएच का मेन काम है फॉलिकल को डेवलप करना ओवा के लिए। अब मेल में ओवा तो बनने नहीं है तो ओ, लेकिन एफएसएच तो होता है। तो एफएसएच ज्यादा एक्टिव ना हो जाए, कहीं पे ऐसा ना हो फीमेल कैरेक्टर्स आ जाए, इसलिए इनहिबिन उसको रोक के रखता है कि तुम्हें इससे ज्यादा काम नहीं करना। ओके सर। तो सर, जो गोनाडोट्रोपिन है बेसिकली एक तरीके के हार्मोन्स हैं। हाँ, हार्मोन्स हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। नाम है एफएसएच और एलएच। अभी हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पे उनका काम भी आएगा। और कोई? और बच्चे किसी को कोई डाउट्स है तो वो पूछ सकता है, फिर उसके बाद हम लोग फिर क्लास ओवर करेंगे। सर एलएच का फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग फॉलिकल पढ़ेंगे तो जब कार्पस लूटियम बनता है, ठीक है, तो Yes, जब sir. क्योंकि वेसिकल के अंदर ओवा रहता है, तो जब ओवा वेसिकल से बाहर निकलता है तो उस टाइम पे एलएच हार्मोन बढ़ जाता है और ओवा तो बाहर निकल जाता है। तो कार्पस जो सेमिनल जो वो आपका वेसिकल था, वो कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, इसी वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहलाता है। फंक्शन अभी उसके बाद में। ठीक है सर, ओके सर, फिर ओवर करते हैं क्लास। ठीक है सर, रईस सर, थैंक यू सो मच। ओके।